राजनीतिक क्षितिज पर एक विष वृक्ष है जो पिछले 135 वर्षों से अपने विषैले फलों से हमारे इस देश की धरती को पाट रहा है और हम सभी उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होते रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उस पार्टी की जिसने हमारे देश में एक ऐसे विष को घोला है जिसे हम कापुरुषता, कायरता, भ्रष्टाचार और तमाम उन विद्रूपताओं के साथ जोड़ सकते हैं जिसका एक पर्यायवाची शब्द के रूप में उस पार्टी का नाम लिया जाता है जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, जिसकी स्थापना 1885 में एक अंग्रेज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। और मित्रों, आपको बता दूं कि इस पार्टी की स्थापना के पीछे की बहुत ही चतुराई भरी मंशा सिर्फ इतनी थी कि भारत में उठने वाले हर उस विद्रोही स्वर को एक ऐसा सेफ्टी वाल्व मिल जाए जो लोगों के गुस्सा आवेश को निकाल तो दे, लेकिन उसे कभी भी 1857 की तरह एक क्रांति या विद्रोह का मुखरित स्वर ना बनने दे। क्योंकि A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो 1857 में इटावा जिले में प्रशासक हुआ करता था, उसने 1857 की लड़ाई को काफ़ी करीब से देखा था और लोगों के गुस्से का उसने बहुत ही नज़दीक से अनुभव किया कि कैसे लोगों के मन के गुस्से को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक क्रांति के बिगुल फूंकने के रूप में संधान किया था। और इस बात को उसके मन के एक कोने में योजना के रूप में उसने छिपा रखी थी कि जब कभी वह अपनी उच्च आकांक्षाओं के परवान पर जब वो सत्ता के करीब पहुंचेगा तो इस तरह के किसी न किसी चीज़ की सूत्रपात करेगा, जिसका उसे मौका तो मिल ना सका। और रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी देश की, अपने ब्रिटिश सत्ता की भक्ति के उपक्रम में कांग्रेस की स्थापना की। यह वही कांग्रेस है मित्रों जो 1885 में एक छोटे से विष पौधे के रूप में जिसका अधिरोपण ह्यूम ने किया और जो 47 तक केवल और केवल विष वमन ही करता रहा। आज के राजनीतिक परिदृश्य से एक समानांतर तस्वीर आपके सामने रखता हूँ। आज लगभग हर पार्टी अपनी मांगों को लेकर के धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल और तमाम तरह के आंदोलनों को सड़कों पर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों के समर्थन में करती है। इसका एक बहुत ही सहज और मामूली सा निष्कर्ष है कि हम आपको अपनी सरकार मानते हैं, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं, आप उन मांगों की पूर्ति कर दीजिए। A.O. ह्यूम की पार्टी इसी आधार पर काम करती थी और A.O. ह्यूम की इसी संस्कृति को, इसी परंपरा को गांधी ने अपना लिया। ब्रिटिश हमारी सरकार है, हमारी मांगे हैं, तुम ऐसा करो, हमारी मांग है तुम वैसा करो, नहीं करोगे हम हड़ताल करेंगे, हम असहयोग आंदोलन करेंगे, हम अनशन करेंगे, हम जेल जाएंगे। और इसको एक लोगों को कर्णप्रिय लगे इसीलिए इसका नाम अहिंसात्मक आंदोलन रख दिया। किसकी मंशा सफल हो रही थी? A.O. ह्यूम की। A.O. ह्यूम चाहता था कि लोगों के गुस्सों, लोगों के आवेश, लोगों के मन में उठने वाले क्रोध को एक चैनल मिल जाए जिसमें डाल करके उसे ब्रिटिश सरकार की तरफ आने वाले हर उस गुस्से को हिंद महासागर और अरब सागर में डाल दिया जाए। और वही कर रही थी कांग्रेस। सामूहिक जनमानस का गुस्सा कभी भी क्रांति बन नहीं पा रहा था और जो इक्के दुक्के क्रांतिकारी लोग थे जो अपनी जान पे खेल करके और तमाम जोखिम उठा करके इस सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, जो इन्हें किसी भी कीमत पर भारतीय सरकार मानते तक नहीं थे, उनका हश्र क्या होता था यह तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, भगवती चरण वर्मा
इत्यादि क्रांतिकारियों के जीवन में देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में देखते हैं, गणेश विद्यार्थी के जीवन में देखते हैं। ये बेचारे लड़ते रह गए और पकड़े गए, इन्हें फांसी लगा दिया गया। 57 वाली क्रांति बन नहीं पाई क्योंकि कांग्रेस उस सेफ्टी वाल्व का नाम है जो असहयोग आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन, भूख हड़ताल, अनशन इत्यादि तमाम तरह के ये भ्रम फैलाने वाले जंजाल रूपी नामों को लेकर के और हमारे जनमानस की चेतना में एक ऐसी कायरता को धीरे धीरे इंजेक्ट करती जा रही थी जिसका परिणाम 1947 में भारत के विभाजन के रूप में निकला। उसके बाद भी लोगों के मन में एक आशा का दीपक टिमटिमाता रहा कि चलो ये तो एक टेम्प्रोरी सा हल निकल गया। कुछ मुसलमान अपने राजनीतिक स्वार्थ की रोटी सेकना चाहते थे, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, लेकिन आने वाले समय में यहाँ के लोग भी और वहाँ के लोग भी मिलजुल करके फिर से भारत को अखंड भारत कर देंगे। लेकिन काहे को? कांग्रेस को तो सत्ता चाहिए था, मिल गया। उसने कहा कि ठीक है भाई, तुम अंग्रेज हो, अब तुम ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिए, तुम जाओ और इस देश रूपी रोटी के टुकड़े करके हमारे बीच बांट जाओ। वो बांट गए, चले गए और ये राज करते चले गए। लेकिन मूल प्रश्न वही रह गया, ये जो कांग्रेस रूपी विषवृक्ष था, इसके विषैले फल हमारे भारतीय धरती, उर्वर धरती को हर जगह से अनुर्वर और विषैले करते रहे, अनुपजाऊ बनाते रहे। कायरता रूपी विष को हमारे नसों में कुछ इस कदर पिरो दिया कि हम कभी भी खुल करके भ्रष्टाचार और तमाम तरह के जो अनाचार हमारे देश में होते रहे, जो दुर्योधनी आतंक फैलता रहा, जो शकुनी आतंक फैलता रहा, जो करणी आतंक फैलता रहा, उसके खिलाफ हम कभी एक जनमानस के रूप में कभी क्रांति करने में सफल ही नहीं हो सके। क्योंकि कांग्रेस उस गंदी परंपरा का नाम है जो जब जब कोई इसके खिलाफ अपने विरोधी स्वर को मुखरित करता, तब तक वो यह पार्टी उन आवाज़ों को ना सिर्फ दबा देती बल्कि उन्हें मिटा देती। जो कांग्रेस के दबाव को मान करके इनके साथ हो लेते, सत्ता में शामिल हो जाते, सत्ता सुख भोगने की कामना करने लगते, वे तो कर्ण की तरह दुर्योधन के मित्र हो जाते, और जो नहीं मानते वो इस धरती पर कहाँ चले जाते किसी को पता नहीं चलता। और इस पार्टी की इन परंपराओं, इन गंदी परंपराओं को जहाँ जहाँ इनका शासन रहा वहाँ वहाँ अंजाम दिया गया। ये सत्ता में थे, 2011 की बात है। बाबा रामदेव कालाधन, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के विकास विरोधी कांग्रेसी परंपराओं के विरोध में खड़े हो गए। क्या किया इन्होंने? रातों रात पुलिस भेज दी, जाओ इन्हें मार दो। परम सौभाग्य इनका, ये बच गए। और इन्होंने संकल्प लिया कि मैं भारतीय राजनीति को कांग्रेस विहीन कर दूंगा, और कम से कम केंद्र में अपनी इस संकल्प को उन्होंने सफलता का जामा पहनाया। बात इतनी छोटी सी अगर होती कि एक कांग्रेस वन ऑफ द पार्टीज है, वामपंथी दल वन ऑफ द पार्टीज हैं, तब तो कोई बात ही नहीं होती। ये तो वे लोग हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ अहर्निश षड्यंत्ररत रहते हैं। मैं राजनीतिक पार्टियों का समर्थक या विरोधी इस रूप में कभी नहीं हूँ कि किसी का पूर्ण रूप से किसी भी का परिस्थिति में समर्थक और किसी का किसी भी परिस्थिति में किसी भी रूप में विरोधी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे सामने जो राष्ट्रवाद के साथ खड़ा रहेगा मैं उसका समर्थक हूँ, चाहे वो कोई भी नामधारी पार्टी हो। और जो राष्ट्रवाद के विरोध में होगा, चाहे वह किसी भी नामधारी पार्टी से हो, मैं उसका विरोध करूंगा। और इसी आधार पे मैं कांग्रेस और वामपंथी दलों के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये विषवृक्ष हैं। इन्होंने हमारे देश में ऐसे ऐसे विनाशकारी विषैले फलों को और ऐसे ऐसे ना जाने कितने असंख्य बीजों को छिपो रखा है कि आने वाले समय में इनके विस्फोट से हम कैसे कैसे बचेंगे, इसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाता है। लेकिन जब हम कांग्रेस विहीन राजनीति और राष्ट्र विरोधी पार्टियों के विहीन राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक आशा का संचार तो होना ही चाहिए। मित्रों, महाराष्ट्र पालघर में घटने वाली घटना के उपरांत अर्णव गोस्वामी ने सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि वहां पर 2 निरीह निर्दोष साधुओं की नृशंस हत्या कर दी गई। आपने इसका विरोध नहीं किया, आपने इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। और उस पत्रकार ने सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि क्या किसी मौलवी का